हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज कास्ट। ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है और आई एम योर होस्ट टुडे अभिषेक आनंद। एंड यहाँ पे हम दोनों एओटी बॉयज़ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। हम दोनों 4th ईयर पे हैं और हम लोग अपने पूरे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसे हम लोग एक एज अ जूनियर फर्स्ट ईयर में आए इस कॉलेज में और अभी हम लोग 4th ईयर में। हम लोग को बस 2 महीने का ही हम लोग का कॉलेज लाइफ बचा हुआ है। तो इस पॉडकास्ट को हम लोग बहुत रॉ रखेंगे, बहुत सिंपल रखेंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट हम लोगों के साथ कनेक्ट कर सके। और इसी चलते मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मेरा फ्रेंड आसिफ है। और ये अपना एक्सपीरियंसेस अपने हिसाब से शेयर करेगा, अपने अकॉर्डिंग बताएगा कि कैसे ये कॉलेज में ग्रो किया नहीं किया। तो हम लोग इससे जल्दी से आसिफ के पास जाते हैं। सो आसिफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अभिषेक फॉर दिस इंट्रोडक्शन। माइसेल्फ मोहम्मद आसिफ इकबाल और अभी मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ CSBS कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा हूँ। और बस 2 महीने के मेहमान हैं हम लोग, उसके बाद बस कॉलेज ख़त्म और नया लाइफ फिर शुरू होगा। तो यस, बेसिक इंट्रोडक्शन यही है, बस छोटा सा। सो आसिफ, अब हम लोग आपके जर्नी स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा जर्नी जो है वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है, ब्रांच से स्टार्ट होता है। सो बताओ कैसे तुम ये जो भी ब्रांच है तुम्हारा उसके बारे में बताओ, और कैसे तुम एओटी में आए और उसके बारे में थोड़ा। तो फर्स्ट ईयर तो क्या ही बताएं वो तो ऑनलाइन ही बीत गया। हाँ। और रहा ब्रांच का, तो ब्रांच इस तरीके से चूज किया कि कंप्यूटर साइंस लेना था। तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितना सारा ब्रांच था सब में अप्लाई कर चुके थे बिना सर्च। जो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ही लेना था, स्कोप था, लोगों से सुनते थे कि जॉब उसी में सबसे ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि वो आगे पता चलेगा कितना ज्यादा है। हम लोग आगे बहुत सी बातों पे डिस्कस करेंगे, तो बी विद अस गाइस। हाँ। और कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स जब एलोकेट हुआ ब्रांच एओटी में, तो फिर उसके बाद रिसर्च किए तो पता चला कि लो, ये भी ब्रांच नया आया है और TCS डिजाइन किया है। तो उस वक्त काफी सारा मिथ फैला हुआ था कि CSBS सिर्फ TCS वालों के लिए ही है, TCS ही हायर करेगा CSBS, और सारी कंपनी इसको उतना अच्छे से नहीं देखेगी, जो कि ऐसा हुआ नहीं। बाद में आपको बताएंगे। नॉर्मल वैसा ही कॉमन ब्रांच जैसा ब्रांच होता है वैसा ही रहा। तो यही है। और फर्स्ट ईयर का रहा एक्सपीरियंस कि फर्स्ट ईयर तो ऑनलाइन में ही बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। सबसे कुछ अच्छी चीजें भी हुई ऑनलाइन की और कुछ बुरी चीजें, सबसे ज्यादा बुरी चीजें हुई मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे पहले हम लोग एक्सपोजर से छूट गए। जो फर्स्ट ईयर का सबसे मेन एक्सपोजर होता है, तो जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको नहीं पता, जैसे हम लोग 2024 बैच है, तो हम लोग का 2 साल ऑनलाइन क्लासेस रहा था कोरोना की वजह से, और फिर हम लोग 3rd ईयर में यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस के लिए आए हुए थे। तो हम लोग 50-50% ऑनलाइन ऑफलाइन किया है। तो आसिफ तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कौन सा दोनों का हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है। तो ऑनलाइन में हुआ कि ना कोई सीनियर से इंटरेक्शन की कैसे क्या करना है कॉलेज में, कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं, कोई एक्सपोजर नहीं, ना फ्रेंड्स बन पाए। मुझे तो लगता है कि हम लोग 10 दिन तक पता ही नहीं था कि कौन से क्या, किससे क्या बात करें या किससे कैसे फ्रेंडशिप बनाए, क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह के थे। इससे मतलब कॉमन इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं था। तो ऑनलाइन में क्या ही इंटरेक्शन होगा फर्स्ट टाइम पे। तो धीरे धीरे फिर हाँ, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि एक्सपोजर छूटा हम लोगों का। और फायदा जो हम बोल सकते हैं, फायदा ये हुआ कि ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ा। हाँ, ऑनलाइन एग्जाम्स में तो फर्स्ट ईयर अपना, मतलब फर्स्ट ईयर क्या, फोर्थ सेमेस्टर तक हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम था। तो हम लोग इस पे मतलब स्पेसिफिक बात करते हैं कि अब चलो फर्स्ट ईयर अपना आ गए, फर्स्ट सेमेस्टर ये सब। तो कॉलेज का क्या इंप्रेशन था और टीचर्स का क्या इंप्रेशन तुम्हारा था, और कोडिंग का क्या एक्सपीरियंस? बहुत लोग हैं जो बिना कोडिंग बैकग्राउंड के कंप्यूटर साइंस लेते हैं। तो तुम भी उसी के कैटेगरी में हो, तो अपना एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले बताते हैं अपना बैकग्राउंड क्या था कोडिंग का। तो कुछ नहीं था, कंप्यूटर का भी कोई खास नॉलेज नहीं, बस डाउनलोड करना जानते थे। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जो नॉर्मल बिहार के नॉर्मल स्कूल्स होता है, जैसे कि हम तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़े थे, फिर भी वहाँ पे भी ऐसा था कल्चर कि आपको कंप्यूटर लैब के जगह पे टीचर क्लास में आता था और अंतराक्षी खिलाता था, बस, और कुछ नहीं। तो कंप्यूटर का उतना कोई खास नॉलेज था नहीं, लेकिन लेना था कंप्यूटर साइंस क्योंकि हर जगह यही हवा था। तो ले तो लिए, अब कुछ आइडिया था नहीं, ना घर पे कोई ऐसा बैकग्राउंड कोई गाइड करने वाला, और ऑनलाइन ना कोई सीनियर मिले कुछ बताने वाला। और हुआ क्या कि और फिर फ्रेंड लोग के साथ भी कुछ कोई फ्रेंड था भी नहीं, बना भी नहीं था, ऑनलाइन में क्या ही बनता। लेकिन थैंक्स बोलेंगे बैसाखी मैम को, BBH मैम को,
क्योंकि उस वक्त हम लोग का एक सब्जेक्ट होता था BCBS। उसमें था कि हम लोगों को एक ग्रुप बनाना था, अलग अलग ग्रुप बनाना था और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग टास्क मिलेगा और उसको कंप्लीट करना था। तो मैम बोली थी कि आपस में बना लो, ग्रुप डिवाइड कर लो। तो उसी ग्रुप के कारण हम लोग का एक ग्रुप बना, फर्स्ट ग्रुप बना और जो अभी तक चल रहा है। इसपे ये था कि वो हम लोग का फर्स्ट इंटरेक्शन था एक दूसरे के साथ। हाँ, तो उस वक्त ऐसा हुआ कि जो दोस्त बने उस वक्त, जो ग्रुप हम लोग का बना वो मतलब सिमिलर थॉट का लोगों का बना। मतलब हम लोग फिर दोस्त बन गए, बहुत अच्छे दोस्त बन गए, यहाँ पे साथ में आए, साथ में रहे, फिर अभी तक हैं। तो वही BBS मैम का ही थैंक यू। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अभी आसिफ TCS डिजिटल में प्लेस्ड है इस बार, फॉर्चुनेटली अच्छा है, गॉड्स ग्रेस। तो हम लोग उसके बारे में भी पूरा डिटेल से बात करेंगे। हम लोग स्टार्टिंग कैसे एक एज अ जूनियर हम लोग स्टार्ट किए और कैसे धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करते हुए ग्रोथ किए अपने कॉलेज में इन 4 सालों में, और अभी एज अ सीनियर आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो आसिफ, तो फर्स्ट ईयर में तुम्हारा क्या था, कैसे क्या प्रिपरेशन किए थे, तो या कुछ सोचे थे कि आगे क्या करना नहीं करना है? तो फर्स्ट ईयर में होता है क्या कि आप जब किसी पुराने बैकग्राउंड से नए चीज में आते हैं तो आपका मोटिवेशन बहुत हाई होता है। तो उस वक्त भी हमारा मोटिवेशन तो एकदम आसमान पे था कि बहुत कुछ सीखना है, कंप्यूटर साइंस में अच्छे से करना है और अच्छी कंपनी। उस वक्त भी जैसे होता है 11th-12th के बच्चे 11th में नया एडमिशन लेते हैं तो IT बॉम्बे दिखता है। तो उस वक्त भी हमको दिख रहा था कोई बड़ा कंपनी दिख रहा था, वही मैंग दिख रहा था और क्या। और YouTube में तो जानते ही हैं, जैसे JEE में होता है लोगों को बहलाना फुसलाना कि ऐसे पढ़ो, ऐसे करो तो तभी होगा, ऐसे करो तो यही होगा, इस सीट्स को फॉलो करो, इस तरीके से पढ़ाई करो तभी होगा। उसी तरीके से क्या कहते हैं, तुम्हारा इंजीनियरिंग भी बन गया है CSC का, उस पर भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि इंजीनियरिंग ये नहीं था कि आपको सिर्फ प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है, ये इंजीनियरिंग का भी नहीं था, लेकिन बाकी यही हो गया। तो फिर उस पर आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में हुआ क्या कि कोडिंग समझ में नहीं आया कि कहाँ से करें। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग का शायद C था, प्रोग्रामिंग। हाँ, C प्रोग्रामिंग। हाँ, और तो उस वक्त कुछ पता नहीं था, तो ऑनलाइन एक भाई था, कजन था दूर से, उससे वो बताया कि एक यूट्यूब चैनल बताया, नाम याद नहीं है अभी। हाँ, तो उसी से ट्राई करना है, उसी से वीडियो देखो और करो। तो उसी से किए करते गए। तो उस वक्त फिर हुआ क्या कि उस वक्त हम लोग का एक फर्स्ट ईयर में ही एक कोड शेफ का चैप्टर था AOT का, है ना। बहुत अच्छा कर रहा था वो अपने टाइम पे, अभी तो खत्म हो गया, अभी बंद हो चुका है। तो उस वक्त ज्वाइन किया उसमें, तो सीनियर लोग थे उसमें, तो वो लोग फिर बताया कि कोड शेफ में कैसे होता है। तो पहला तो कुछ समझ में नहीं आया कि उसमें अकाउंट कैसे बनाया या क्या करे, कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, डिमोटिवेट हो चुके थे पूरा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे किए तो पता चला C में कर रहे हैं, एक पहला क्वेश्चन बनाते थे, उसके बाद रख देते थे, खुश हो जाते थे। तो इसी तरीके से धीरे धीरे फर्स्ट ईयर में कोई खास लर्निंग नहीं हुआ। हाँ, बस ये हुआ कि ऑनलाइन ऐसा नहीं था कि घर पे एकदम बंद कर चुके थे, कोडिंग कर रहे थे, थोड़ा ही थोड़ा करते थे लेकिन कर रहे थे। तो उससे ये हुआ कि हैबिट बन गया कोडिंग में और थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कंप्यूटर साइंस के प्रति। और उसी वक्त से फर्स्ट ईयर में ही जो सीखे थे उसी में कोई बेसिक सा प्रोजेक्ट एक बनाए, बस मैनेजमेंट सिस्टम बनाए थे, याद है शायद, अभी भी गिटहब पे होगा। तो उसी वक्त सबसे बेसिक प्रोजेक्ट बनाए थे और वो मतलब 2 साल तक वही आखिरी प्रोजेक्ट बना रहा था। ये मतलब मेरे अकॉर्डिंग ना ये बहुत, जहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा एक अचीवमेंट था फर्स्ट ईयर में ही कि तुमको गिटहब के बारे में पता चल गया, गोडसेप के बारे में पता चल गया। और जैसा तुम बता रहे हो बस मैंने पता गिटहब का बताते हैं, गिटहब का कुछ पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बस इतना पता था कि अपलोड ऐसे करना है। ठीक है, मतलब बहुत लोगों का तो हम शायद अभी तक देखते हैं कि बहुत लोगों का अभी भी गिटहब अकाउंट नहीं है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आप जैसे लोग सीख जाता है, वही बात है, एक्सपोजर की जरूरत होती है। ये जब आप पीयर ग्रुप में होते हैं, अपने फ्रेंड लोग के साथ में होते हैं जो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी समझ में आता है, आपको रास्ता दिख जाता है कि हमको क्या करना है। इनडायरेक्टली तुम कहना चाह रहा है कि वो जो कोर्सेप चैप्टर था या फिर जिस ग्रुप में तुम आए फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया तुम्हारा फर्स्ट ईयर में। और एक और चीज हम मेंशन करेंगे कि वो ग्रुप तो था ही और एक फ्रेंड भी था, है ना। वो बहुत बढ़िया था, वो कोडिंग में खूब मेहनत करता था और बहुत अच्छा करता था, कोडिंग बहुत अच्छा था उसका। वो उसका पीयर प्रेशर ज्यादा था, वो फर्स्ट ईयर से ही बहुत अच्छा कर रहा था। नहीं, सच है, यही बात है, वही सच्चाई है। हाँ, अभिजीत शाह वो बहुत अच्छा दोस्त था। तो उसका था कि वो फर्स्ट ईयर से बहुत अच्छा कोडिंग कर रहा था
उस वही ज़्यादा हम लोगों को लगता है कि हम लोग के ग्रुप में सबसे ज़्यादा नॉलेज या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या फॉलो करना चाहिए वही बताया। तो उसी के साथ साथ करते थे, वो करता था, वो जैसा बताता था वैसा वैसा करते थे। तो बस यही रहा फर्स्ट ईयर में। फिर तो फर्स्ट जो तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम था फर्स्ट, हाँ फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, वो भी उसका अलग सीन है, बताते हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक का अपना? CSBS न्यू ब्रांच, क्या प्रेशर, कुछ भी मटेरियल अवेलेबल नहीं, लेकिन तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो हुआ क्या कि हम लोग का जो कोर्स था वो डिजाइन किया गया था TCS के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट ईयर में ही कुछ इतना हेवी सब्जेक्ट डाल दिया गया था जो मतलब नॉर्मली फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए नहीं होता है। जैसे कि हम लोग को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर पढ़ना था, जो जनरली था कि ट्रेडिशनली सब CSE वैसी में 3 to 4 सब्जेक्ट होते हैं। हम लोग को याद है शायद 5 या 6 सब्जेक्ट पहले ही में फर्स्ट सेम में था। लेकिन थैंक्स टू मकाउट ने पूरा सिलेबस तोड़ के रख दिया। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2-3 महीना पढ़ने के बाद अचानक से रात में 12 बजे हम लोग का सिलेबस चेंज हो जाता है। नॉर्मली हर मकाउट का नोटिस 12 बजे रात में ही आता है। तो उसी में क्या हुआ कि हम लोग का सिलेबस रात के 12 बजे अचानक ट्रेडिशनली चेंज करके, ट्रेडिशनल जो सिलेबस था CSE का वो सबको मैच करने के लिए हम लोग को सिलेबस चेंज कर दिया गया था। तो उससे हम लोग को थोड़ा सा फायदा हुआ था क्योंकि प्रेशर कम हो गया था। तो वो और हुआ क्या, हाँ तो वो तो चेंज हो गया। अब हुआ क्या कि अब टीचर्स बोल रहे थे कि अब तो सिलेबस चेंज हो गया है, तो अब आप लोग, तो फिर उस वक्त भी एक मिथ, डर फैला। डर तो हम लोग हमेशा से डरते हैं, बहुत सबसे ज्यादा तो हम ही डरते हैं, पैनिक सबसे ग्रुप में ज्यादा हम ही किए तो उसके बाद हुआ क्या कि अब डर लगे कि डिजाइन तो TCS किया, अब सुन रहे थे कि सिर्फ TCS ही हायर करेगा, TCS प्रायोरिटी करेगा। जब ये ऐसा चीज है और TCS का सिलेबस चेंज कर दिया मकाउट, तो कहीं TCS भी फिर बोल दे कि नहीं अब सिलेबस चेंज है, हम आपको प्रायोरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि जो सिलेबस हम डिजाइन किए उनमें तो तुम तो कर ही नहीं रहे। हाँ तो फिर उस चीज का डर था। तो फिर बाद में पता चला BBH मैम एक्सप्लेन किया अच्छे से, तो उस वक्त थोड़ा फिर रिलैक्स हुआ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन है, सिलेबस चेंज किया गया है, चेंज नहीं किया गया है, या ये कर लीजिए कि सेम कर दिया गया है फर्स्ट ईयर के लिए। तो अभी जो सेमेस्टर एग्जाम्स फिर आए तुम्हारा, हाँ फिर सेमेस्टर एग्जाम तो हम लोग का ऑनलाइन हुआ भाई। तो ऑनलाइन में था फिर भी फटा हुआ था। हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना ऑनलाइन का। तो अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग सीन बताते हैं उसमें हुआ क्या। तो ऑनलाइन था तो अब पता चला कि अब सर्च कर रहे हैं कि कोई ग्रुप होगा, तो टेलीग्राम पे ग्रुप मिल रहा है। अब उसमें भी क्या हुआ कि लोगों ने पैसा कमाने का जरिया बना लिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपको कहा कि एक पेड ग्रुप है, उसमें 50 रुपए करके डालिए, आपको पूरा आंसर मिलेगा। बोलना नहीं चाहिए ये ऑनलाइन, लेकिन बोल रहे पॉडकास्ट बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल दे रहे हैं। हाँ यही है कि 50 रुपए डाल के जाओ ग्रुप में और कर लो। तो उस वक्त इतना फटा हुआ था कि हम 50 रुपए डाल के चले गए उसमें। बाद में पता चला कि सेम क्वेश्चन मतलब सेम आंसर आ रहा है दूसरे ग्रुप में भी जो पैसा नहीं ले रहा है। तो इसी तरीके से हुआ कि ऑनलाइन मतलब वही नेट से देख के टिक के पास किए और बहुत ज्यादा CGPA आया। कितना मतलब CGPA आया था फर्स्ट सेम में? 9.8 था समथिंग, वो बस 9.8। ये मेरे को लगता है कि ये मेरा मिनिमम है, मतलब मेरे बैच में मिनिमम हो सकता है, ये एवरेज नंबर है, क्योंकि 10 CGPA कौड़ी के भाव पे बिक रहा था। अब हमको याद है शायद 10-12 लोगों का 10 CGPA आया था उस टाइम पे। तो वो अपने आप में रिकॉर्ड है कि 10 CGPA लाना, 10 CGPA फुल मार्क्स आ रहा है। अभी तक ये सुन लीजिए ना कि वो जो उतना CGPA जो 4th सेमेस्टर का हम लोग जो आया है ना, वो अभी तक मेंटेन किए हुए है ओवरऑल CGPA। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर ऐसी तरह अपना निकल गया, जो सब मोस्टली लोगों का ऐसे ही निकला था। अगर शायद ही 1-2 जो अपने से एग्जाम लिखे होंगे, तो बाकी तो सारे टेलीग्राम ग्रुप्स है ही, और क्या इस पे बोले आप। हाँ तो ऐसे ही था। तो फिर तुम्हारा फर्स्ट ईयर, तो फिर सेकेंड ईयर में जब आए, सेकेंड ईयर में फिर हुआ कि थोड़ा सीनियर लोग से कुछ ऑनलाइन ही बात होना शुरू हो गया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट हुआ कि लिंक्डइन बनाया। उसी वक्त लिंक्डइन सेकेंड ईयर में बना थी। तो लिंक्डइन पे क्या हुआ कि लिंक्डइन में जो AOT से पास आउट स्टूडेंट था उनके साथ बात, जो एलुमनी नेटवर्क था, उनसे बात किया। और जानते हैं जॉब करने के बाद बहुत कम लोग होता है जो रिप्लाई देता है, तो सेम चीज़ हुआ। बहुत कम सीनियर्स थे जो रिप्लाई किए, लेकिन जो किए अच्छे से गाइड किए, बताएं कि क्या करो क्या नहीं करो। तो उस वक्त गाइड के नाम पे यही था कि बाबू तुम DSA करो, DSA और CP करो, और कुछ मत करो, क्योंकि कोर्सेप बहुत उस वक्त पीक पे चढ़ा हुआ था। उस वक्त जो चैप्टर था AOT का, कोर्सेप बहुत अच्छा कर रहा था, उसी में लोग बहुत मतलब कोडिंग कल्चर बहुत हेवी बन चुका था।
तो उसी में करते गए, लेकिन अच्छा से होता नहीं था, डिमोटिवेट होते गए। फिर फाइनली रियलाइज हुआ कि नहीं, ये चीज अपने से नहीं होगा। इसी चीज में मतलब हम पूछना चाहते हैं कि अपना AOT में बहुत सारा जो क्लब्स है, स्टूडेंट चैप्टर भी है और गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब है और इस तरह के बहुत सारे क्लब्स हैं। तो तुम्हारा मतलब क्या सोच रहा है, या तुम किसी एक चैप्टर से जुड़े हुए हो या क्या, मतलब इसके बारे में थोड़ा बताओ, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा। बेसिकली आप अगर न्यू कमर्स हैं तो एक कोर्स से मतलब कोई भी एक चैप्टर से जुड़ जाओ, उसका सिर्फ एक फायदा होगा कि तुमको एक मार्क पॉइंट मिलेगा। हाँ, मतलब एक ये फायदा है। और दूसरा फायदा, अगर अच्छा कोडिंग मतलब कोई चैप्टर है जो अच्छा कर रहा है, तब उससे कुछ फायदा हो सकता है। जैसे कि बहुत सीरियस, हम लोग का जो कोर्स वाला चैप्टर था वो बहुत सीरियस था, वहाँ पे सच में क्वेश्चन भेजा जाता था, कोडिंग क्वेश्चन भेजता था, सीनियर गाइड करता था, तो वो अच्छा था। अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा चैप्टर बचा है AOT में जो इस तरीके से कर रहा है। नहीं, डेडिकेटेड कोडिंग चैप्टर्स का तो नहीं पता, लेकिन जैसे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसे बहुत लोग हैं जिसको क्या बोल सकते हैं, म्यूजिक का शौक है, पेंटिंग का शौक है, तो उस तरह के भी बहुत सारे अभी चैप्टर्स न्यू खुल रहे हैं। तो क्या उन सब कॉलेज जो खोल रहा है तो इन्वॉल्व होना, वो तो पर्सनल चॉइस है भाई, आपका अगर मन करता है तो करिए, नहीं तो फिर नहीं। लेकिन हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि आपको एक चीज ये फायदा होगा कि आपका नेटवर्क अच्छा होगा, दोस्तों से, आप लोगों से आप जुड़ेंगे, फिर कई सारे नए फ्रेंड बनेंगे, दूसरे ब्रांच से फिर आपका इंटरेक्शन होगा। तो यही फायदा होता है बेसिकली और मतलब चैप्टर्स। लेकिन मेरा अपना कुछ थॉट्स है इस पे। मेरा ये थॉट है कि जो उन चैप्टर्स है जो उसमें रोल्स असाइन किए जाते हैं या ये करते हैं, बेसिकली अभी मुझे नहीं लगता कि ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट या बोल सकते हैं कि वो उस रोल के लिए स्पेसिफिक अच्छा करेगा तो इसीलिए उसको असाइन किया जाए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि रोल्स टीचर्स रैंडमली डिसाइड कर दे रहे हैं कि आते हैं टीचर, और जो टीचर्स को लगा कि ये बच्चा अच्छे से कर रहा है, मेरे साथ अच्छा इंटरेक्शन है, चलो इसको ये बना। और एक प्रॉब्लम हम भी इसमें मतलब तो ये सबसे बड़ा इशू है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब एक इसमें हम बताना चाहेंगे कि इसमें तुम्हारा थॉट चाहेंगे कि जैसे अभी जो न्यू कमर्स जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी लोग जा रहे होंगे, इनफैक्ट थर्ड ईयर के भी, तो देखते हैं कि बहुत सारा जो वेबिनार्स होता है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर हो रहा है, मशीन लर्निंग के ऊपर, AI के ऊपर, और मतलब इस तरह के वेबिनार्स हो रहे हैं। लेकिन आज तक हम नहीं देखे हैं कि कोई DSA के ऊपर वेबिनार हो रहा है, या फिर तुम्हारा नॉर्मल C++ या किसी लैंग्वेज के ऊपर वेबिनार कर रहा है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दे कि क्या नहीं। तो मतलब ये लैकिंग थोड़ा सा फील किए, बहुत बड़ा लैक है, क्योंकि जो बेसिक्स कवर ही नहीं है और ऊपर से आप मशीन लर्निंग पर बता रहे हो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को। अभी एक न्यूज, हम मेरा एक फ्रेंड मतलब इसी कॉलेज का शायद सुने थे कि शायद फर्स्ट ईयर आया था तो लोग उसका एक वेबिनार कराए, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का वेबिनार होना चाहिए कॉलेज का इंटरेक्शन से और बेसिक कि कैसे कोडिंग जर्नी स्टार्ट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सब नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से ही 90% बच्चे आ रहे होते हैं, ठीक है। आप उनको सबसे पहले वेबिनार क्या चाहिए कराते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग, गिटहब का गिटहब क्या रोल है उसका, कि क्यों जानना उसको? अभी कोई मतलब नहीं है, जब वो कोड लिखना जानता तक नहीं है, हम उसको गिटहब सिखा के क्या करेंगे? और दूसरा ना, ये मर्चेंडाइज वाला भी नौटंकी ज्यादा हम थोड़ा फील किया है कि हमको टी-शर्ट चाहिए, ये सब उसका चाहिए, GFG का क्वेश्चन पे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो रहा है, जो प्रॉब्लम उससे कोई फायदा नहीं है। आपको बस लगेगा कि एक मर्चेंडाइज टी-शर्ट पहन के हम चल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हम आपको सच बताते हैं कि आपको टी-शर्ट लेना बहुत मुश्किल काम होता है अगर आप जेन्युइनली लेना चाह रहे हैं। सच्चाई बात है, GFG हम भी लोग किए हैं, बहुत बहुत ट्राई किया, बहुत हाथ पैर मारे हम लोग, लगता है कि, लेकिन फिर भी उस लेवल तक आ ही नहीं पाए आज तक कि एक कोई छोटा सा चीज भी, एक ईयर रिंग तक का। हम इस पे थोड़ा सा रोकेंगे, हम लोग एक साइड डिस्कशन करेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ कोडिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कितने प्लेटफॉर्म है और किन तरह की बातों से हम लोग को बचना चाहिए, वो लोग हम लोग थोड़ा सा लेट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी कॉलेज लाइफ में कैसे मतलब हम लोग पूरा एक्सप्लोर किए, जो भी सेकेंड ईयर में हम लोग चालू हुआ था कि धीरे धीरे तुम एल्युमनी नेटवर्क लिंक्डइन के थ्रू बनाना स्टार्ट किया, लिंक्डइन के थ्रू फिर इंटरेक्शन हुआ तो वहां से फिर गाइडेंस मिला। हम लोग अपना डिस्कशन जो है अपने सेकेंड ईयर में कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे तुमको एक्सप्लोर करना पड़ा, थोड़ा लिंक्डइन पे तुम आए और एल्युमनी नेटवर्क ये सब बनाए, तो उसके बारे में उसके बाद तुम अपना सेकेंड ईयर में क्या क्या किया बेसिकली? सेकेंड ईयर में हुआ क्या कि अब थोड़ा क्लियर होने लगा बात, अब पता चलने लगा कि क्या करना है। यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च किया, लिंक्डइन में सीनियर से पूछे तो पता चला कि एक बेसिक पाथ है, आपको अगर प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको एक लैंग्वेज मास्टर करिए, उस लैंग्वेज से आप DSA करिए, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है,
और उसके बाद आप एक ढंग का कोई प्रोजेक्ट अच्छा सा बना लीजिए। तो उस वक्त हुआ क्या कि सी जानते थे, तो सोचे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ सीखना ही है, तो सबसे इजी होता है सी से C++ पे शिफ्ट करना। तो C++ सीखें और वहाँ उसी में थोड़ा क्वेश्चन बनाया, यूट्यूब से ही सीखें, फ्री रिसोर्सेज है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे हम ऐड करेंगे कि आप कोई कोर्स में पैसा नहीं फंसाइएगा। कोई कोर्स, आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में आप अपना यूज करो, अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हो तब कोई अपना कोर्स अगर कंसीडर करो तो कर लो, लेकिन स्टार्टिंग में यूट्यूब से आप इनफ है। हाँ, तो ये है। और ये उसके बाद कोर्स मतलब यूट्यूब से सीखें और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो उस वक्त हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हैकररैंक पे किए, ठीक है। वहाँ पे होता था कि बेसिक क्वेश्चन थोड़ा स्टोरी लाइनअप में रहता था, तो उससे क्या हो कि थिंकिंग एबिलिटी बढ़ना शुरू हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ना शुरू हो गई। बेसिक क्वेश्चन रहता था, कोई ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन उस पर आपको नहीं मिलेगा हैकररैंक पे। और आप कोई किसी को बोलिएगा तो आपको हो सकेगा कि हंसेगा भी कि हैकररैंक सॉल्व करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उससे बहुत हेल्प मिला। इट इज गुड फॉर बिगनर्स, बहुत बढ़िया है वो। उसका आपको अगर कोई लैंग्वेज में मास्टरी करना है या कोई लैंग्वेज सीखना है तो सबसे बेस्ट है आप लैंग्वेज सीखिए, उस लैंग्वेज पे उस पर क्वेश्चन कीजिए। तो वही किए। तो सी पहले सीखे तो सी पे क्वेश्चन किए, फिर C++ सीखे तो C++, मतलब जैसे जैसे जो लैंग्वेज सीखते गए हम हैकररैंक पे उस पे क्वेश्चन बनाए। तो सेकेंड ईयर में यही सब रहा कि थोड़ा लैंग्वेज में पकड़ बनाए सबसे पहला। कॉलेज लाइफ मतलब क्या रहा था? कॉलेज लाइफ कोई खास नहीं, ऑनलाइन ही रहा अभी तक। सेकेंड ईयर में है तो घर पे ही है, ऑनलाइन ही है बस। हाँ, ऑनलाइन में दोस्ती वस्ती, थोड़ा हंसी मजाक, हम लोग थोड़ा ज्यादा मस्ती करते थे ग्रुप में ना। मेन जो हम लोग का CS बेस्ड ग्रुप था उसमें हमेशा कुछ ना कुछ मैसेज कर दिए या उस पे चल रहा है तो किसी को पोक कर दिया, तो यही सब चलता रहता था। तो यही मस्ती था बस। तो यही हुआ। फाइनली हम लोग थर्ड ईयर की तरफ आते हैं। अब फाइनली थर्ड ईयर मेन हम लोग का कॉलेज लाइफ जब स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट टाइम हम लोग शायद आए थे नवंबर में। हाँ, नवंबर में आया था फर्स्ट टाइम। तो उस वक्त हम लोग का क्लास ऑनलाइन ही हो रहा था, बस लैब जो था वो ऑफलाइन। तो उस वक्त लैब में गए तो लैब बेसिक छोटा मोटा लैब था। क्या था, एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हाँ ये बेसिक सिंपल सा लैब सब था। बेसिक क्या, थोड़ा उस वक्त बड़ा टेंशन होता था तार वार लगाने तो वो हुआ। तो उसमें लैब भी हुआ। फिर उसके बाद फिर एक महीने के बाद हम लोग फिर वापस चले गए घर। फिर से बंद हो गया। फिर शायद कोविड का कुछ ऐसा हुआ था। तो फिर फाइनली हम लोग का शायद 5th सेमेस्टर से हम लोग कंटिन्यूअसली क्लास करना चालू किए रेगुलर बेसिस पे। मतलब जैसे अभी बहुत लोग होंगे जो अपना अभी सेकेंड ईयर कंप्लीट करके थर्ड ईयर में जा रहे होंगे, बहुत लोग जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके सेकेंड ईयर में आ रहे होंगे। तो यहाँ जैसे तुम अभी सेकेंड ईयर कंप्लीट करके थर्ड ईयर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे तुम मतलब ऑफलाइन सबको विजिट कर रहे हैं, मेरे से मिल रहा है, बाकी दोस्तों लोगों से मिल रहा है। तो उस टाइम पे तुम अपने आप को मतलब क्या लगता है कि तुम क्या किए थे अपने कॉलेज लाइफ में? कोड किए, नहीं किए, एंजॉय किए, कि क्या रहा तुम्हारा मतलब अभी 2 साल का एक्सपीरियंस? लग रहा है कि नहीं बर्बाद कर दिए, फिर से इसको शुरू करना पड़ेगा, फिर से तोड़ना है? नहीं, तो ऐसा मेरा केस में थोड़ा था कि बाद में जब पहुंचे तो जिन लोग मेरा जो दोस्त सब था वो भी लोग कर रहा था ऑनलाइन, और जो जितना हम कर रहे थे उतना सब लोग कर रहा था। साथ में ही करते थे तो पता रहता था कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो वो उन दोस्त लोग का तो पता था कि क्या कर रहा है। जब ऑफलाइन में कॉलेज आए तो फिर पता चला कि नहीं, अकेले हम लोग नहीं, और बाकी लोग भी हैं। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो बहुत लोग थे जो बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे क्लास में कई बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और अभी तक करते आ रहे हैं, है ना। और वही लोग थे। फिर बाकी क्लास से उतना इंटरेक्शन था नहीं, बाकी बैच से उतना इंटरेक्शन तो उतना पता नहीं था। कुछ बच्चे का नाम सुनते थे लिंक्डइन पे या कोई पोस्ट कर दिया तो उससे पता चलता था कि अच्छा ये कर रहा है। तो अब वहाँ पे हुआ कि थर्ड ईयर तक तो पता चल रहा था कि भाई अब हमको कोडिंग सीखना है, वहाँ तक सीख रहे थे। अब आ गया था, अब नया ट्रांजिशन आया था। अब था कि अब प्रोजेक्ट बनाना, क्योंकि अपने पास प्रोजेक्ट था नहीं। और हुआ क्या कि क्योंकि यूट्यूब पे बताते हैं लोग कि इंटर्नशिप थर्ड ईयर में करता है लोग बहुत। हाँ, ये एक था। तो अपने पास रेज्यूमे भी नहीं था, रेज्यूमे भी बनाना था। तो प्रोजेक्ट जब था ना, तो प्रोजेक्ट के लिए अब हुआ डिसाइड करना था कि अब क्या सीखें। तो उस वक्त 2 ही ऑप्शन आता था दिमाग में, या तो आप वेब करिए या फिर एंड्रॉइड करिए। तो अब हुआ कि वेब डेवलपमेंट या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट कीजिए, और कुछ नहीं। आपको ML AI का भी था, तो ML AI में आपको करना पड़ेगा। तो वो भी करता था लोग, ऐसा नहीं है, वो भी कर रहा था। तो वो उसका लर्निंग पाथ थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है।
वो वाला नहीं तो बोल। अभी जब तक तुम थर्ड ईयर में था, मतलब थर्ड ईयर में तुम पहुंचे थे, तो तुम क्या क्या सीख चुके थे बेसिकली हम सीख चुके थे सी और C++ सीख चुके थे, और बेसिक एरे तक का, स्ट्रिंग तक का क्वेश्चन बनाना आता था, डीएसए का। हाँ वही, तो अभी तक बस इतना ही जानते थे। हाँ तो अब बताओ तुम्हारा आगे का जर्नी बताओ, फिर कैसे आगे का फिर जर्नी यही हुआ कि क्लास में जब आए तो C++ पे तो दिक्कत, फिर उस वक्त हुआ क्या कि अपना कोर्स में भी C++ इंट्रोड्यूस हो गया। ऊप्स, तो C++ पहले से कर चुके थे तो उतना दिक्कत हुआ नहीं क्लास में। तो क्लास में जो सर पढ़ा रहे थे वो पहले से आता था, समझ में आ रहा था, तो वो एक चीज़ हुआ। फिर उसके बाद हुआ कि अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए अब डिसाइड करना था कि क्या करें, वेब डेवलपमेंट करें या एंड्रॉयड डेवलपमेंट करें। इसमें बहुत हाथ पैर मारे, दोनों तरफ बहुत भटके। वेब डेवलपमेंट में भी सीखे, लेकिन हुआ क्या कि वेब डेवलपमेंट सीखते सीखते, वेब डेवलपमेंट लोग इसीलिए चूज करता है फर्स्ट टाइम पे कि उसका रिक्वायरमेंट बहुत कम है ना, आपको कोई हाई एंड लैपटॉप नहीं चाहिए, आपको उतना, आपका मटेरियल इजीली मिल जाता है, और मोस्टली लोग कर रहे हैं, मोस्टली लोग वही कर रहे होते हैं। पूरा कॉलेज हम, मेरे को लगता है हम वेब करता है, हर बंदे को आता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट तो बनाया ही होगा। तो वही हुआ कि तो हम जब सीखें तो उसके बाद HTML तक तो सब ठीक चल रहा था, मेरे को CSS से ही प्रॉब्लम चालू होने लगा, इंटरेस्ट नहीं आया, मतलब वो जो होता है ना पैडिंग वेडिंग वाला, वहीं से मेरे को दिमाग खराब हुआ, हालांकि इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा मेरा, हमसे नहीं होगा। तो उसके बाद उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद एंड्रॉयड शुरू किया, तो एंड्रॉयड में उस वक्त था लैपटॉप एकदम खत्म, 4 GB रैम, मतलब एंड्रॉयड एमुलेटर चलता भी नहीं था, कुछ होता नहीं था। तो बेसिक उस वक्त छोटा छोटा कुछ किए। तो उसके बाद छोड़े और सोचे कि जो बना हुआ प्रोजेक्ट है, जो एक बस मैनेजमेंट सिस्टम था वो बना हुआ था, उसी को बनाकर रेज्यूमे में डालकर ट्राई करते इंटर्नशिप। तो वो तो नहीं मिलना था इंटर्नशिप, तो अभी तक एक भी इंटर्नशिप नहीं लगा। तो उसका भी सीन बताएंगे कि क्यों नहीं लगता है। बट बहुत बच्चों को लगता है कि मेरे रेज्यूमे में प्रॉब्लम है, नहीं, अभी रियलाइज हम लोग सीखने, मतलब यहाँ तक पहुँचने के बाद रियलाइजेशन आया है कि प्रॉब्लम एक्चुअली हो कहाँ है। हम इसमें एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं कि जैसे 2 साल तुम अभी घर पे किए, तो बहुत सारा, पहला बात इंजीनियरिंग ये सब जब भी आता है दिमाग में, तो सबसे जो नॉर्मल थॉट लोगों के बीच में आता है कि बहुत सारा एग्जाम होगा, बहुत सारा प्रैक्टिकल होगा, बहुत सारा थीसिस पेपर, ये सब चीज़, असाइनमेंट्स, ये सब चीज़ करना रहेगा। तो ये जो ट्रांजिशन अभी था ऑनलाइन से ऑफलाइन में, क्योंकि अब सारे असाइनमेंट जो तुम अभी तक ऑनलाइन सबमिट ये सब कर रहे हो वो अभी ऑफलाइन होगा, लैब ऑफलाइन होगा, तो एग्जाम्स भी हो रहा, ऐसा नहीं कि एग्जाम्स कम होते, एग्जाम्स होते बहुत एग्जाम होते हैं, लेकिन तो फिर कैसे मतलब कोप किया तुम और कैसे सब चीज? तो अब हुआ कि अब एक जैसे कि असाइनमेंट का था, तो असाइनमेंट मेरे को नहीं लगता कि उतना लोड पड़ा, असाइनमेंट हम लोग को उतना मिला नहीं, ऑफलाइन में उतना मिलता नहीं था। असाइनमेंट बेसिकली हम लोग को मिलता था तब जब CF2 या CF किसका मार्किंग टर्म पेपर, CA2 शायद टर्म पेपर ही लिखना था असाइनमेंट के नाम पे टर्म पेपर ही था, और तो कोई असाइनमेंट, लैब असाइनमेंट ये सब। हाँ लैब असाइनमेंट, वो तो लैब असाइनमेंट कॉमन है तो मिलना ही है, तो वो एक था। तो उस लैब असाइनमेंट सिर्फ मिलता था, और एक टर्म पेपर का रहता था कि आपको टर्म पेपर लिखना होगा। हम लोग के टाइम पे टर्म पेपर था, अब शायद अब हट चुका है वो, शायद हो, अब नहीं शायद हट गया, पता नहीं। तो वो था एक प्रेशर, वो भी बस लास्ट टाइम पे प्रेशर आता था जब सबमिशन करना रहता था। तो कोई एक बनाया, वो ग्रुप में डाला, सब लोग उसी से छापे और सबमिट कर दिया, मतलब एक बना सब कॉपी के डाल दिए। बहुत सारा ऐसा लोग भी होते हैं जो भी मतलब स्टार्टिंग हो गया, हाँ अच्छा बात है, मतलब तुम लोग अपने से जेन्युइन करो, स्टार्टिंग करो, लेकिन लोड मत लो बेसिकली, कोई लोड मत लो। अगर आपका कोई फ्रेंड बना कर दे रहा है, आप उसको यूज करिए आराम से, नाम इतना कम से कम कर लीजिए। अब इतना भी नहीं कि आप नाम भी ना चेंज करें, नाम ऐसा भी केस हुआ था, ऐसा भी केस हुआ है हम लोग क्लास में, नाम तक चेंज नहीं किया लोग और वही सबमिट कर दिया, और नंबर भी मिल गया। ये भी कमाल की बात है कि उसमें नंबर, तो आप लोग को वही बता रहे कि लोड ऐसा कुछ लेने लायक है नहीं, नंबर मिल जाता है एट द एंड। कॉलेज के हाथ में जो चीज होगा वो कॉलेज आपको कर देगा, बस आपको ये है कि आप अटेंडेंस के साथ, अटेंडेंस पे भी बात करेंगे, बात कि कैसा अटेंडेंस का क्या सीन है? अटेंडेंस का सीन है कि 75% कंपलसरी, वो तो आपको करना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट कम से कम, अगर आप 73 तक भी, 74% तक भी अगर लास्ट टर्म जो उसका अटेंडेंस मॉनिटरिंग होता है वहां तक है, तो आपको कंसीडर वो कर लेगा। बहुत मुश्किल होता है लेकिन कर लेता है कंसीडर। लेकिन अटेंडेंस के साथ खिलवाड़ नहीं, क्योंकि बच्चे छूटे हैं, मतलब डिमोट किया गया है। अपनी क्लास में एक था शायद जिसको अटेंडेंस कम होने के कारण उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में। तो वो अटेंडेंस बहुत सीरियस है, एओटी का अटेंडेंस ही सबसे ज्यादा सीरियस लेने लायक चीज, और कोई चीज उतना सीरियस आप नहीं, आप पढ़ाई तो लीजिए ही, लेकिन और कोई ऐसा कुछ सीरियस लेने लायक चीज है नहीं, अटेंडेंस को बहुत सीरियस लीजिएगा।
बस यही है। तो अभी जैसे तुम्हारा, अब हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफलाइन एग्जाम, अभी तक तो जैसे एग्जाम तो पास किए हो तो पता ही है, आप लोग सुन ही लिए होंगे, लेकिन अब जो फर्स्ट ऑफलाइन एग्जाम था उसका कैसा प्रेशर था, कैसे तैयारी किया, और मतलब कैसे प्रिपरेशन किए, क्लास टीचर्स से, क्लास नोट्स, मतलब तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ। जैसे कि अब हुआ कि क्लास नोट्स तो हम लोग बनाते नहीं थे, बैक बेंचर्स, क्लास नोट्स तो कभी बनाए नहीं। शुरुआत में कुछ चैप्टर का वही बताएं कि शुरुआत में जब गए थे तो 10 पेज लिखे, उसके बाद लिखना बंद, लास्ट में बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, और कुछ नहीं किए। तो नोट्स तो अपने पास था नहीं। अब हुआ कि टीचर्स जो मटेरियल भेजता था वो मटेरियल नहीं, वो ग्रंथ भेजा जाता था जिसको आप पढ़ नहीं सकते। महाकाव्य इज द राइट वर्ड फॉर दैट। 500-400 पेज का मटेरियल आप कहाँ से पढ़िएगा बुक। तो अपना था कि अपना एक चीज ये था कि हम लोग सब्जेक्टिव पेपर्स लिखने का हैबिट अच्छा था कि उसमें लिखना क्या है। मॉकआउट का भी रूल सेम है। आपको जो पहले, हाँ ये बता देते हैं कि पहले प्रिपरेशन फिर हम लोग चलते हैं। प्रिपरेशन तो भैया दोस्त, फर्स्ट वाला जो था वो हम लोग 1.5 महीना 1 मंथ पहले ही चालू कर चुके थे प्रिपरेशन करना एग्जाम के लिए। इतना फटा हुआ था, फर्स्ट टाइम दे रहे थे। कहाँ से प्रिपेयर किया, सब थोड़ा डिटेल में थोड़ा इसमें बताओ। तो उस वक्त ऑर्गेनाइजर सबसे कॉमन था, सीनियर लोग बताया था ऑर्गेनाइजर से करो। तो ऑर्गेनाइजर खरीदे क्या, मतलब जेरोक्स करा लिए हम लोग पेपर का, जेरोक्स करके उसी से फिर या पीडीएफ बनाए खुद से पढ़ के कुछ। तो बहुत अच्छा खासा जो खुद से मटेरियल तैयार किए लिख के। तो कहाँ से मटेरियल तैयार किए बेसिकली? यूट्यूब पे मिल जाता था। यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाता था आपको। उस वक्त जो हम लोग का पेपर था उसका डायरेक्ट लेक्चर अवेलेबल था, पूरा सिलेबस मैच करता था। अच्छा। तो वहां से किए, फिर नहीं तो फिर जावा पॉइंट था, और एक और उससे ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ये सब मतलब वेबसाइट्स पे नोट्स उससे तैयार किए, शॉर्ट नोट्स तैयार किए। 1 महीना पहले से पढ़ाई चालू की, लेकिन हाँ ये उस वक्त इतना फटा हुआ था। तो 1 महीना के पहले के बारे में जितना तुम्हारा सब्जेक्ट था उसके बारे में तुमको कितना परसेंट नॉलेज होगा? 0%। ब्लैंक थे खाली। तुम 1 महीना पहले चालू किए? 1 महीना पहले चालू किए। आगे बढ़ो। अब 1 महीना पहले चालू किया तो उस वक्त पहला एग्जाम था तो बहुत ज्यादा फटा हुआ था, तो रात भर नींद भी नहीं है कि कल एग्जाम है। लेकिन जब एग्जाम में देने बैठे तो उसमें था कि जो लिखे थे, प्रैक्टिस था थ्योरी पेपर देने का, 10th में भी था, 12th में जो प्रैक्टिस किए हुए थे वही काम आया। वहां पे हम क्या किए कि आंसर जो प्रेजेंट किए वो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर प्रेजेंट किए, है ना। ग्राफ बना दिए छोटा, सब गलत है। जो ग्राफ हम बनाते थे उसका कोई रिलेवेंस नहीं होता था, लेकिन वहाँ होना चाहिए। लेकिन वहाँ होना चाहिए। ये सब टिप्स हम जो आपको बताएंगे कि कैसे नंबर आप अभी अब तुम बता रहे कैसे पेपर लिखे, प्रिपरेशन तो हो गया। अब पेपर हम बताते हैं कि पेपर कैसे लिखे। तो पेपर में जैसे क्वेश्चन हम लोग का डिवाइडेड होता है 1 मार्क्स, 5 मार्क्स और 15 मार्क्स। 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। 1 मार्क्स में आपका रहता है कि 1 मार्क्स आपको या तो ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, 1 वर्ड भी होगा, वही करना रहता है। तो वो तो आपको जैसा पढ़े आप बना लेंगे, 7 तक तो बना ही लेंगे अगर ठीक ठाक है नॉलेज। उसके बाद आते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन में। तो सबसे पहला जो चीज बोलेंगे, आप हमेशा आंसर को पॉइंट वाइज लिखिए। पॉइंट वाइज देखिएगा तो टीचर को होता है कि वो पॉइंट पे आंसर चेक करता है, तो पॉइंट नहीं काट सकता। अगर पॉइंट टिक कर दिया तो पॉइंट को काउंट करेगा। पैराग्राफ होगा कि शुरुआत का 10 लाइन उसको समझ में नहीं आया तो पूरा पैराग्राफ काट देगा। होता है, ये सच्चाई है। अगर हम भी शुरुआत का 10 लाइन पढ़े, लास्ट का 10 लाइन पढ़े, हमें कोई रिलेवेंस नहीं है, पूरा पैराग्राफ काट लेंगे। हो सकता है कि बीच में हमको मेरा मतलब जो आंसर है वो मिल जाए, लेकिन हम पूरा पैराग्राफ काट देंगे। लेकिन पॉइंट वाइज में है कि आप जब पॉइंट में लिखते हैं तो आपके पास पॉइंट मिलता चलता है। अगर आपको पास यहाँ पे आपका है कि स्किल्स, राइटिंग स्किल्स मैटर करता है। आप अगर चीजों को बढ़ा चढ़ा कर लिखना जानते हैं, है ना, एक पॉइंट को 3-4 पॉइंट में बढ़ाएं, तो उस तरीके से आप लिखें, प्रेजेंट कीजिए। आंसर जितना सुंदर प्रेजेंट करेंगे आपको मौका उतना खुल के नंबर देगा, खुल के। तो तुम्हारा कितना मार्क्स आया था 5th सेमेस्टर में? 5th सेमेस्टर में मेरा था शायद 9.5 था। 9.5? हाँ, 9.5। इतना मार्क्स उठ गया था। तो वही बता रहे हैं। और ये मेरे ग्रुप में सबसे हम कम मेरा था। इन लोगों का अभी तुम्हारे में बात है। एग्जाम में तो क्या तुमको लगता है कि ज्यादा बहुत लोग होता है जो बहुत ज्यादा टेंशन ले लेता है कि कुछ एग्जाम है? नहीं, आपको टीचर्स का नोट पे हम क्या ही बोलेंगे। टीचर्स का नोट तो तुम्हारा एक्सपीरियंस है भाई। हाँ, तुम टीचर्स एक्सपीरियंस ये बोलेंगे कि आपको टीचर्स का नोट का जरूरत नहीं है। हाँ। सिंपल सी बात। ओके, डायरेक्ट रॉ दिस इज रॉ। हाँ, लेकिन हाँ उस क्लास में आप ध्यान दीजिए, अच्छा पढ़ाते हैं हम लोग, नॉलेजफुल रहते हैं।
अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्लास में आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये था, तो लेकिन आपको ऑर्गेनाइजर, हाँ, और ये बात, ये अब जैसे कि फर्स्ट टाइम जब एग्जाम दिया था ऑर्गेनाइजर का जरूरत पड़ा। अब क्या हुआ कि जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दे दिए, उसके बाद जब अब दे रहे हैं एग्जाम, तो अब ऑर्गेनाइजर का भी जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि अब पता चल चुका है कि क्या एग्जाम कैसे होता है, क्या निकालना। बात सिंपल सा है कि आपको आंसर प्रेजेंट बहुत ढंग से करना है। वही वाला बात है कि आप जितना ढंग से आंसर प्रेजेंट करेंगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में हो गया, अब हम लोग बात करेंगे कि तुम्हारा जो कोडिंग जर्नी था, क्योंकि अब 3rd ईयर में आ चुका, फिफ्थ में आया है, तो फिर अब कैसे, मतलब क्या सीरियसली किया और क्या कुछ चालू किया, क्या छूटा, क्या मतलब ऑन ऑफ पीरियड रहा तुम्हारा कोडिंग से रिलेटेड? कोडिंग में हुआ कि कोडिंग में जहाँ पहले खत्म किए थे वहीं तक थे, कुछ नया चीज नहीं हो पाया, क्योंकि क्लास का तो भी प्रेशर बढ़ रहा था, क्लासेस लंबा लंबा चलता, वो भी CSBS है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। तो उस वक्त अब क्या किया कि अब कुछ करना चाहिए, तो उस वक्त होता था कि एक कोर्स था कोडिंग निंजास का, अच्छा, तो वो डाउनलोड किए हुए थे, तो उसके थ्रू कुछ मतलब कोर्स हम इधर उधर कहीं से जुगाड़ हो जाता था, वहां से करते थे, वहां का क्वेश्चन प्रैक्टिस के सबसे इम्पोर्टेंट हुआ कि अब हम फ्रीक्वेंट कर दिए हैकर रैंक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। हम सबसे ज्यादा हैकर रैंक पे किए, उस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग्स पे फिर आ गए, जैसे नॉलेज बढ़ गया, फिर एल्गोरिदम वाला जो सेक्शन था वो सब फिर सॉल्व करने लगे। तो वो जब सॉल्व करते करते एक पॉइंट पे जब रियलाइज हुआ कि नहीं अब ठीक है, अब हो सकता है क्वेश्चन, फिर उसके बाद GFG पे आए। GFG पे बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक और इजी भी बनता था, मीडियम बहुत मुश्किल से बनता था। अभी भी है, ऐसा है कि मीडियम पे बहुत अभी भी नहीं बन पाता है। नहीं, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं ना कि लीड कोड करें या GFG करें, तो इसमें थोड़ा सा दोनों सेम है, बस आपको इंटरफेस का डिफरेंस है। आपका लीड कोड का इंटरफेस ज़्यादा अच्छा है, बस यही बोलेंगे। और GFG का इंटरफेस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसमें क्या है कि आप हावर करेंगे कोई चीज़ पे, तो वो अगर ड्रॉप डाउन हुआ तो अब वो बैक वापस नहीं जाता है, मतलब उसमें थोड़ा अपना पसंद है, वो पसंद वही है, लेकिन मतलब आपको सेम चीज मिलेगा दोनों जगह ना करके एक ही जगह पे करना। हाँ, ये है कि हाँ दोनों जगह नहीं, कोई एक जगह पे कीजिए। आप अगर CP करना चाह रहे हैं, अगर कंप्यूटर मतलब कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है, तो आपको एक जगह पे कीजिए, कोर्सर से चालू कीजिए, ठीक है। और बेसिक शुरुआत में होता है कि आपका नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपको लगे रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है तो आप उससे कुछ नहीं सीख रहे, ये नियम है। अगर आपसे वो क्वेश्चन बन गया तो आपके लिए वर्थ यूजलेस है, मतलब बन गया तो काम का चीज नहीं है, वो बनाने तो फिर उसका कोई फायदा नहीं बन रहा है तब वो फायदा है, उससे आप उससे सीखिएगा। जो बन जाएगा उससे आप कुछ नहीं सीखिएगा, 0% लर्निंग हो, क्योंकि तो बन गया, सेटिस्फैक्शन मिलेगा खुद का, जब पॉइंट चढ़ेगा 90% टेस्ट केस, 100% टेस्ट केस पास हो गया, 4 पॉइंट मिल गया, 3 पॉइंट, बस दिल को सुकून मिलेगा कि हाँ कुछ अचीव कर दिए, लेकिन लर्निंग नहीं होगा। अगर आपको लर्निंग चाहिए तो आप वो क्वेश्चन ट्राई कीजिए जो नहीं बन रहा है। सबसे बेसिक होता है कि आपको शीट फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है क्वेश्चन सर्च करने में नहीं पता चलता है कौन क्वेश्चन प्रैक्टिस करे कौन क्वेश्चन नहीं करे। और क्वेश्चन अब जैसे कि बताते हैं कि कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे होता है कि जो स्टोरी लाइनअप है वो बनेगा। अब कुछ क्वेश्चन होता है एल्गोरिदम बेसिक होता है, एल्गोरिदम पे बेस्ड होता है, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं याद होना चाहिए तभी बना पाएंगे, है ना। तो कभी कभी होता है कि कोई आके बोलता है कि ये वाला क्वेश्चन मर्ज शॉर्ट, है ना। अगर हम किसी के सामने आके बोलते हैं कि भाई मर्ज शॉर्ट करो, या शॉर्टिंग से बोलेंगे तो वो शॉर्ट कर देगा, लेकिन उसको स्पेसिफिक बोलेंगे कि मर्ज शॉर्ट करो, तो वो हो सकता है अगर बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं किया हुआ तो हम फंस जाएगा, क्योंकि वो एल्गोरिदम बेस्ड है, वो एक पार्टिकुलर पाथ है, उसका सॉल्व करने का तरीका है। तो वो सब चीज़ है कि ये जो बोलता है कि कोडिंग में याद करने का चीज़ नहीं होता है, नहीं, गलत बात है। कोडिंग में याद करने का भी चीज़ होता है, एल्गोरिदम का मतलब ही होता है कि वो याद होना चाहिए, एल्गोरिदम एक डिफाइंड पाथ है। कोडिंग के लिए फिर मतलब कोई रिसोर्सेज होगा तो बताओ कि कौन सा सीट फॉलो किए थे, तो कौन से यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा फोकस किए थे, ये सब चीज़। जैसे फर्स्ट ईयर के लिए हम बताएंगे, फर्स्ट ईयर के लिए आप कोड विद हैरी से शुरुआत कीजिए। क्योंकि वो हाई फाई टर्म यूज नहीं करता है। कोडिंग इज नॉट अबाउट कि आप हाई फाई टर्म यूज कर रहे हैं, उससे आप बस सुनने, वही तो बोल रहा हूँ, सुनने में अच्छा लगेगा कि हाई फाई टर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे समझ में कुछ नहीं आएगा। तो जैसे एक फनी चीज था, हमको ना सुबह ब्रूट फोर्स समझ नहीं आता था। हाँ। बहुत लोग करता था कि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन दो, कौन सा सॉल्यूशन है ब्रूट फोर्स? जो फर्स्ट सॉल्यूशन जो आपके पास आया वही ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, मतलब वो नहीं मालूम था। हाँ, वही तो ब्रूट फोर्स की जगह ये भी तो बोल सकता था कि जो रॉ सॉल्यूशन आया या फिर जो फर्स्ट तुम्हारे दिमाग में सॉल्यूशन आया वो, लेकिन नहीं, ब्रूट फोर्स। हाँ वही तो, अभी क्या ये हाई फाई लगता है ना सुनने में, वही बोले कि जो कान में सुनने में अच्छा लगता है लोगों को वही चीज पसंद आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी।
तो रियलिटी में वही है जो थोड़ा आम भाषा में या सिंपल भाषा में जल्दी आप हाँ क्योंकि रिसोर्सेज बताते उसके बाद फिर अपना तो रिसोर्सेज में ये था कि फर्स्ट ईयर के लिए आप कोड विद हैरी करिए। बहुत लोग करता है, हम पर्सनली कोड विद हैरी से उतना नहीं किए थे। मेरा पर्सनल फेवरेट था ये एनजी सर करके पता है, सौरभ शुक्ला, सौरभ शुक्ला से mysurgy.com बेस्ट कंटेंट है उनका आप तो कोई भी उनसे क्या उनसे तुम क्या सीखा था? उनसे सी सीखे थे, C++ सीखे थे और जावा भी सीखे। अच्छा, जावा तीनों चीज उन्हीं से सीखे। अब है कि उनसे मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वो पॉइंट सब जो चीज होता है ना, जो कोर कॉन्सेप्ट होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत कम लोग होता है जो ये बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बताता है कि ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। नहीं, वो तो सिंटेक्स हो तो याद कर लेंगे तो बस पता है, पीछे का पता होना चाहिए कैसा क्यों हो रहा है। और डीएसए के लिए था कि डीएसए के लिए आप शुरुआत में डीएसए के लिए कोई रिसोर्स नहीं होता है। आप थोड़ा बेसिक अगर सीख गए हैं कि इस चीज को कैसे, डीएसए इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फायदा होगा। तो डीएसए में है कि आप जीएफजी पे सॉल्व करना चालू कर दीजिए, बेसिक क्वेश्चन कीजिए, इजी क्वेश्चन कीजिए। और अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाना है अपना, तो आप हैकर रैंक को कभी मत छोड़िए। हम तो बोलेंगे हैकर रैंक आप करते रहिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। आपको नया क्वेश्चन कोई आएगा तो आप उस पर सोच सकेंगे कि इस पर कौन सा अप्रोच लगना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग अब प्लेसमेंट में बैठे हैं तो अलग अलग प्लेसमेंट का अलग अलग तरीका का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो टीसीएस में हम लोग बैठे थे, टीसीएस का हम आपको बताते हैं, टीसीएस में क्वेश्चन ईजी था, कोई ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था कि क्वेश्चन स्टोरी के फॉर्मेट में, क्वेश्चन को पहले डिकोड करना था कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फिर कोड करना था। तो वही होता है। तो स्टोरी लाइनअप पे जो करना वो आपको सीपी में मिल जाएगा, कोडशेप पे मिलेगा। कोडशेप में भी और कोई खास चीज नहीं होता है। कोडशेप में वही होता है कि स्टोरी के फॉर्मेट में क्वेश्चन रहता है, आपको पहले स्टोरी को समझना है, फिर स्टोरी से आपको सोल्यूशन तैयार करना है। तो हैकर रैंक हम तो हमेशा बोलेंगे आप हैकर रैंक करते रहिए। फिर जो तुम्हारा नेक्स्ट तुम जो सीखे थे, तुम बोल रहे थे एंड्रॉइड डेवलपमेंट के थोड़ा थोड़ा लीक हो गए तुम उसकी तरफ। तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए अगर कोई रिसोर्सेज जहाँ तुम फॉलो किए हो? सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंड्रॉइड डेवलपमेंट का यही है कि आपको रिसोर्स नहीं मिलेगा, रिसोर्सेज उतना ईजिली नहीं अवेलेबल है। अभी तो एक यूट्यूब चैनल आ गया है, आप सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर ही दिखाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। कोड विद हैरी का भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट है, तो वो बहुत बेसिक है, कुछ उसमें कुछ बताया नहीं, कोई नया चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल, उससे आपका कुछ यूज़ नहीं आएगा। यही है कि आप जब कुछ ये कीजिए कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट, आप कोई भी डेवलपमेंट, सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं, आप वीडियो से नहीं सीख सकते। कोई भी डेवलपमेंट वीडियो से नहीं सिखाया जाएगा, आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। जितना प्रोजेक्ट बनाइएगा उतना सीखिएगा, प्रोजेक्ट से ही ज़्यादातर सीखते हैं। प्रोजेक्ट बना के मतलब तुम सीखो। तो प्रोजेक्ट लोग अपने पॉडकास्ट के फाइनल पार्ट पे आ चुके हैं, जो हम लोग जिसमें हम लोग बात करेंगे कि तुम्हारा जर्नी टीसीएस डिजिटल में तुम कैसे प्रिपरेशन किए सारा चीज़, मतलब प्लेसमेंट्स के लिए, और जो प्लेसमेंट सिनेरियो रहा, कितना रिजेक्शन तुम फेस किए, और जो जितना भी तुम्हारे तरह का एक्सपीरियंसेस है फाइनली टू टीसीएस डिजिटल, तो वो थोड़ा बताओ कि कैसे तुम प्लेसमेंट की तैयारी किए, उसके बाद क्या किस तरह का रिजेक्शन तुम फेस किए, रेज्यूमे बनाने में किस तरह का प्रॉब्लम तुमको फेस करना पड़ा, वो सब के बारे में थोड़ा बताओ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेज्यूमे बनाने से शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट में तो बैठने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका रेज्यूमे। तो रेज्यूमे का क्या सीन था कि हम लोग बड़ा कंफ्यूज थे सब लोग कि रेज्यूमे कैसे बनाएं, है ना। कुछ लोग बोल रहा था कि आप नॉर्मल पीडीएफ फॉर्मेट में बनाइए, कुछ लोग बोल रहा था कि लैटेक्स पे बनाइए, कुछ लोग बोल रहा था कि पहले से जो टेम्पलेट आता है सीवी वाला वो यूज़ करके बनाइए, फोटो नहीं रखिए, फोटो रखिए, ये सब। तो ये सब उतना मैटर नहीं करता है, जेन्युइन सी बात है, उतना कोई मैटर नहीं करता है। आपका बस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, कंटेंट जो आप लिखे हैं रेज्यूमे वो रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब रिलेटेड होना चाहिए कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट, पढ़ने से लगे कि हाँ इंजीनियरिंग वाला चीज़ है। ये मत लिख दीजिएगा कि सॉफ्ट स्किल आप मेंशन कीजिए। अब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा ऊपर में पूरा भर दिए सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल्स बहुत कम लिखे। नहीं, टेक्निकल स्किल्स जो इंजीनियरिंग के लिए बेसिक टेम्पलेट होना चाहिए, आप कहीं से भी फॉलो कीजिए, कोई भी बनाइए रेज्यूमे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। आपका फिर जो डिटेल्स है वो करेक्ट होना चाहिए, एकदम अप टू डेट होना चाहिए हर चीज़। आप उसमें जो पॉइंट्स लिखिएगा बुलेट पॉइंट्स लिखिएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है रेज्यूमे बनाने का। और कोई भी आप टेम्पलेट, लैटेक्स, पीडीएफ जैसा भी बनाना है आप बनाइए। तो फोटो डालना है डालिए, नहीं डालना है नहीं डालिए, कोई मतलब नहीं बनता है इसका, ठीक है। तो जनरली तो फिर बताओ कि कैसे मतलब प्रोजेक्ट्स बनाए, किस तरह का प्रोजेक्ट था तुम्हारे रेज्यूमे में?
तो प्रोजेक्ट बेसिकली सारा एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे ही था और एक प्रोजेक्ट जावा पे था। तो हुआ क्या कि जो मेरा प्रोजेक्ट सब था, पहला था एक न्यूज़ एप्लीकेशन था जिसमें हम न्यूज़ दिखा रहे थे एक एपीआई से पेश करके। न्यूज़ ऐप, बेसिक न्यूज़ ऐप था। पहले वो सिंपल एक 10 न्यूज़ दिखाता था, फिर उसमें डेवलप करके उसको चेंज करके फिर मल्टी एक न्यूज़ एप्लीकेशन, एक प्रोजेक्ट। हाँ, एक न्यूज़ एप्लीकेशन। एक फिर था क्विज एप्लीकेशन था जिसमें अलग अलग सेक्शन का क्विज था, वो एप्लीकेशन। फिर उसके बाद एक टू डू ऐप बनाया है, अभी रिसेंटली बनाया है वो, और उससे पहले एक नोट्स ऐप बनाया हुआ था। तो ये 3 बेसिक प्रोजेक्ट था। अभी एक मतलब जो रेज्यूमे में हम डाले, और एक जावा में जो प्रोजेक्ट था जो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि एक जो इंटरव्यू दिए थे उसमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला था वो वाला प्रोजेक्ट से। वो था कि एक फ्लिपकार्ट वेब स्क्रैपर था जो प्राइस को स्क्रैप करके लाता था और मेरे अफोर्डेबल प्राइस से मैच, मतलब बेसिकली यही करता था। प्राइस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर था वो, जावा में बनाए थे। तो वो एक प्रोजेक्ट था, और एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो अपना था एक्वालर्ट करके था। वो हम लोग कंटामिनेंट्स डिटेक्ट कर रहे थे वाटर सैंपल से। तो वो एक फाइनल ईयर एमएल प्रोजेक्ट था। हाँ। सो मतलब तुमको क्या टीसीएस डिजिटल जो था वो तुम्हारा पहला ऑफर था, या उसके पहले भी बहुत मल्टीपल रिजेक्शन तुम फेस किए हो? मल्टीपल रिजेक्शंस तो बहुत फेस किए, ऑन कैंपस भी किए, ऑफ कैंपस तो बहुत ज्यादा किए। तो ऑफ कैंपस अगर तुम बोलोगे तो कितना तुमको सक्सेस रेट मिला? मान लो जितना जगह तुम अप्लाई किए हुए उसमें कितना जगह से तुम्हें लग रहा है कि तुमको शॉर्टलिस्ट किया गया या तुमको पॉजिटिव रिस्पांस मिला? 2 जगह से। कितने, मतलब परसेंटेज वाइज बताओगे? 800 अप्लाई किए हम टोटल। 800 अप्लाई, उसमें तुमको 2 आया? मतलब 1% भी नहीं? 1% भी नहीं। उसका रीजन भी हम आपको बताएंगे कि क्यों नहीं आया। लोग हम पहले मेरे को लगा कि रेज्यूमे में कुछ प्रॉब्लम है, तो बहुत रेज्यूमे चेंज किए, ये हटाए, वो डाले, ये प्रोजेक्ट डाले, गिटहब डाले, ये बहुत चेंज किए, फिर भी रिजेक्शन आता था। बाद में पता चला कि जो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपका कॉलेज से। ओके। अगर आपका कॉलेज मतलब ढंग का, मतलब जानते हैं लोग, तो वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस ज्यादा है। आपका अगर कॉलेज नहीं है उतना फेमस तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, बहुत दिक्कत नहीं होगा, ये गारंटी है। और अगर आपको शॉर्टलिस्ट करवाना है तो आपको फिर रेफरेंस देना होगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है लेना, एओटी में नहीं देता है कोई। लिंक्डइन पे बहुत, तो एलुमनाई नेटवर्क, मेरे को लगता है हम लिंक्डइन पे बहुत लोगों को मैसेज किए बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत कम पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि लोग जो एओटी से जस्ट रिसेंट पास आउट हुए हैं उनको अपना रेज्यूमे भेजे थे कि भैया आप थोड़ा देख लीजिए इसमें क्या चेंज करना है क्या नहीं। तो मेरे को लगता है कि हम अगर 10 लोग को भेजे होंगे तो एक बंदा से मैसेज किया होगा, तो वैसा हो जाता है। तो ये है, ये गलत चीज है। ऑन कैंपस रिजेक्शन का क्या हाल रहा है? ऑन कैंपस रिजेक्शन का तो शुरुआत से बुरा हाल रहा। सबसे पहले रिजेक्शन हुआ, हम लोग 3rd ईयर में थे, स्टार्टिंग मार्शियन प्रोग्राम करके एक परसिस्टेंट लाता था। परसिस्टेंस सबसे पहले रिजेक्शन उससे हुआ, और वो रिजेक्शन क्या, वो बहुत गंदा भी हुआ। उसमें ये हुआ कि ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, है ना। तो वो एक मार्शियन प्रोग्राम से रिजेक्शन स्टार्ट हुआ। फिर आईबीएस एक आया, नहीं उसके बाद केपीआईटी आया, तो केपीआईटी से रिजेक्शन हुआ। फिर आईबीएस आया, आईबीएस में इंटरव्यू में रिजेक्शन हो गया। फिर एक ट्रायल्स में हुआ, तो ट्रायल्स में लकीली हो गया था। अच्छा, ट्रायल्स में भी मतलब तुमको 2 ऑफर तुमको? हाँ, एक ऑफर ट्रायल्स में आ चुका है, ट्रायल में सिलेक्शन हो गया। तो फिर उसके बाद कॉलेज आपको ब्लैकलिस्ट कर दे, मतलब ब्लॉक कर देती है। तो इस बार मतलब कॉलेज का जो प्लेसमेंट सिनेरियो उसके बारे में थोड़ा बताओ। कॉलेज सिर्फ एओटी का नहीं, पूरा ऑल ओवर मेरे को लगता है कि बहुत गंदा है। एओटी का तो एकदम वर्स्ट हो ही गया है, लेकिन ऑल ओवर अभी गंदा है, बहुत गंदा है, बहुत सिचुएशन गंदा है रिसेशन के कारण, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें यह है, लोग बोलते हैं कि प्लेसमेंट अभी क्या है, कि अभी प्लेसमेंट सिर्फ लक पे बेस्ड है ना। आप क्या सीखे हैं, आपको कितना आता है या क्या जानते हैं, कोई मैटर नहीं करता। आप अगर लकी हैं, आपका दिन उस दिन अच्छा है, तो आपसे इंटरव्यूअर वही सवाल पूछेगा जो आपको आता है। मतलब एक कॉमन सा बात है, बहुत एक कहावत है कि अगर आपका वो दिन अच्छा है तो इंटरव्यूअर आपका मामा का नाम पूछेगा, आपका अगर दिन खराब है तो इंटरव्यूअर अपने मामा का नाम आपसे पूछेगा। ये बात सही है, लक फैक्टर ऑन कैंपस में बहुत होता है, बहुत ज्यादा। आपका शॉर्टलिस्ट होना कंपनी के लिए वो पूरा लक पे है। अब क्या है कि ऑनलाइन हम लोग असेसमेंट दिए, जितने भी कंपनी का सब लोगों का असेसमेंट ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कॉल आया, किसी लोगों का कॉल नहीं आया। रैंडम सिलेक्शन होता है, रैंडमली पिक किया, फिर रैंडमली इंटरव्यू बैठे। ट्रायल्स में आपका तुम्हारा हुआ, उसके बाद फिर
TCS डिजिटल। उसके बाद हाँ TCS डिजिटल में हुआ। तो फिर मतलब कैसा फीलिंग है TCS डिजिटल का? वो तो ऐसा लगा कि शरीर के ऊपर से सबसे बड़ा फीलिंग तो ट्रांस का भी था हाँ। कि वो फील था, रिलैक्समेंट था कि एक जॉब फाइनल लगा कम से कम। डिजिटल का हुआ तब तो फिर क्या ही बात है, उसका तो क्या ही खुशी बोले, बहुत खुश थे हम तो। मतलब एक जो बच्चा तो 3rd ईयर में आकर जो सोचता है उसके लिए, जैसे हम लोग के टाइप का बच्चा जो हम लोग के जैसे कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके लिए ड्रीम कंपनी अमेजॉन नहीं होता नॉर्मल 90% के लिए। उसके लिए ड्रीम कंपनी TCS डिजिटल ही होता था हम लोग के टाइम पे। हाँ मतलब सबसे हाईएस्ट पैकेज अफोर्ड वही करता। अब तो प्राइम का भी है सीन, लेकिन हाँ। जब हम लोग कॉलेज में आए थे तो सुनते थे सिर्फ डिजिटल था कि सबसे भैया का डिजिटल लगाए, दीदी का डिजिटल लगाए, तो एक अलग मतलब रिस्पेक्ट बोले या अच्छा अलग फीलिंग आता था उनसे। तो एट द एंड तुम्हारा मतलब एक हैप्पी एंडिंग टाइप का हुआ इस पे कॉलेज? हैप्पी एंडिंग ही हुआ, बहुत अच्छा हैप्पी एंडिंग हुआ। बस यही है कि कॉलेज लाइफ हम लोग का कोई इतना तो इसमें फिर थोड़ा मतलब ये तो चलो सीरियस टॉप हो गया, थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग बात करते हैं कि गर्लफ्रेंड ये सब चीज के बारे में। अरे ये तो बहुत इस पे क्या ही बोले, मतलब कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, गर्लफ्रेंड मतलब बस वही ऐसा कोई खास इंटरेक्शन हुआ नहीं, बस लैब में या इधर उधर कभी कोई काम पे बात कर लिए किसी से किसी से क्लासमेट से ही हुआ नॉर्मल। क्लासमेट के अलावा तो कोई और लड़की से बात ही नहीं हुआ बाहर में मेरे को तो लगता है। तो वैसा सीन है, ठीक है। तो यही था और क्या है, बस अभी भी घूमते रहते हैं इधर उधर, देखते रहते हैं कपल्स लोग घूम रहे हैं, फर्स्ट ईयर में ही लोग घूम रहा होता है। अब थोड़ा सा दर्द है ना? थोड़ा और दर्द है, लेकिन ठीक है। सो एंड करते हैं फिर। हाँ एंड करते। तो दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट। अगर पसंद आएगा तो कमेंट करो, और अगर हम लोग अच्छा लगेगा पसंद तो नहीं भी आया तब भी कमेंट करो, क्योंकि मतलब अगर बोलोगे तो फिर और 1-2 अपने दोस्त को लाएंगे। हाँ। फिर आगे 1-2 और एपिसोड निकालते हैं, ट्राई करते हैं। हम लोग का ट्राई था बस भी रियलिस्टिक रहने के लिए, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारा जो मिथ फैल रहा था कि, और बहुत ना मतलब हाई फाई बातें हो रही थी, तो ग्राउंड रियलिटी थोड़ा यही सब normal की। था। हाँ बहुत सारे ग्राउंड रियलिटी से ही बताया, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि अब जिनका जॉब हो गया वो बोलते हैं कि भाई मैं ऐसे किया, मैं वैसे किया तब हुआ। नहीं भाई, कोई सब कुछ ना कुछ मतलब तुमको रियलिटी यही है कि आपका अगर दिन, वही हम बोल रहे हैं कि अभी प्लेसमेंट सब सिर्फ लक पे है। अगर आपका लक है और दिन अच्छा है तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं है तो आप कितना भी कुछ किया हुआ हो आपको फिर रिजेक्शन मिलता है। तो वही है। सो एक नाइस कॉन्वर्सेशन रहा, कुछ उम्मीद करते हैं कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिला होगा। तो बस लास्ट एक चीज हम ऐड करेंगे कि आप इंजीनियरिंग को है ना सिर्फ प्लेसमेंट तक नहीं रखिए, कि हम लोग प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, एट द एंड में आपको जॉब लेके जाना है, लेकिन हमेशा ट्राई कीजिए कि कुछ नया चीज सॉल्व करें। कोई नया जो प्रोजेक्ट बना है वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, किसी और का नहीं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, खुद का प्रॉब्लम। सबसे बेहतर शुरुआत यही होता है। प्रोजेक्ट हमेशा कोई भी हाई फाई प्रोजेक्ट नहीं बनाइए। बहुत लोग हाई फाई प्रोजेक्ट रहता है नहीं, लेकिन अगर आपका रियलिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा इंटरव्यू में। आप जब उसको ये बताएंगे कि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, आप जब शुरुआत करिएगा अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने का, आप जब इस चीज से शुरुआत कीजिएगा कि आई एम फेसिंग दिस इशू, दैट्स व्हाई आई बिल्ड दिस वन, ये इशू सॉल्व कर रहा है, ये मेरे फ्रेंड लोग यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उस हाई फाई प्रोजेक्ट से 100x टाइम ज्यादा बेटर है और इम्पैक्ट भी ज्यादा डालता है। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। बाय, पीस।